हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर चैप्टर शुरू किया था सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कुछ लेक्चर्स यहाँ पर कर लिए थे, शायद 4 लेक्चर यहाँ पर हो चुके हैं। और पिछले वाले लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा था कि जो हेनरी लॉ है वो क्या होता है। तो हेनरी लॉ को हमने यहाँ पर समझ लिया था। सॉल्युबिलिटी हमने समझी थी, सॉल्युबिलिटी किस तरीके से मोल फ्रैक्शन के साथ यहाँ पर रिलेट करती है, तो वो भी हमने यहाँ पर देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर देखेंगे, उसके बाद वेपर प्रेशर का यूज़ देखेंगे हम राउल्ट लॉ किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर समझ लेते हैं। तो वेपर प्रेशर की जब भी हम बात करेंगे तो वेपर प्रेशर हम देखते हैं किसी लिक्विड के लिए। वेपर प्रेशर किसके लिए देखते हैं? किसी लिक्विड के लिए यहाँ पर देखते हैं। किसी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर देखने का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर किसी लिक्विड के लिए कैसे देखेंगे हम? तो यहाँ पर समझो, ये कोई लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये कंटेनर है कोई, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है तो हमको पता है इस लिक्विड के क्या हो गए, इवेपोरेशन भी होती होगी यहाँ पर, ठीक है। इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है तो लिक्विड के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके वेपर के रूप में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो यहाँ पर वेपर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड के यहाँ पर वेपर में चेंज होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर के वापस से लिक्विड में चेंज होंगे। तो एक कंडीशन ऐसे आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब इस लिक्विड के मॉलिक्यूल जितने वेपर में चेंज हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ पर वेपर के भी लिक्विड में चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को कहते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम। वो कंडीशन क्या होगी? यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। और उस इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर जो इस लिक्विड के वेपर्स बने हुए हैं, इस लिक्विड के जो वेपर्स बने हुए हैं वो इस लिक्विड के सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो लिक्विड के जो वेपर्स बने हुए हैं उस वेपर, वो जो वेपर है वो वेपर इस लिक्विड के सरफेस पर कितना प्रेशर अप्लाई करता है, किस कंडीशन में? इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो वेपर है, वेपर के मॉलिक्यूल जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी लिक्विड के सरफेस पर, उसको ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? उस लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर कहते हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इस सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई होगा बाय दी वेपर्स ऑफ दिस लिक्विड, उसको ही हम क्या कहने वाले हैं? इसके लिए वेपर प्रेशर कहेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आएगी। और ये कंडीशन, इसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो ये टेम्परेचर यहाँ पर रखते हैं हम, वो कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, यानी कि अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मान लेते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ वेपर प्रेशर होगा इस लिक्विड के लिए। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कर दूँ, या कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं बोलूँ, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कुछ और होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो ये वेपर प्रेशर है किसी लिक्विड का, वो यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो उसके वेपर प्रेशर में भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूँ अगर यहाँ पर नेचर ऑफ लिक्विड, यहाँ पर जो नेचर है लिक्विड का, अगर मैं लिक्विड को चेंज कर देता हूँ, इस लिक्विड की जगह में कोई और लिक्विड ले लेता हूँ, तो उसका वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा उस टेम्परेचर पे। यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई लिक्विड ए है मेरे पास, तो उसका वेपर प्रेशर अलग होगा। कोई लिक्विड बी है मेरे पास तो उसका वेपर प्रेशर अलग होगा। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो वेपर प्रेशर क्या होता है आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, राउल्ट लॉ जिसको कहा जाता है। राउल्ट लॉ किस तरीके से वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, यहाँ पर वेपर प्रेशर को हमको किसके साथ रिलेट करना है, तो यहाँ पर राउल्ट लॉ में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है फोर लिक्विड सिस्टम। लिक्विड सिस्टम का मतलब सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इससे क्या बनता है हमको पता है? सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूट और कैसे सॉल्वेंट लिए हमने, तो हमने यहाँ पर बात करी जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी यहाँ पर लिक्विड है, सॉल्वेंट भी यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है ना। सॉल्यूट भी हमने लिक्विड ले लिया, सॉल्वेंट भी लिक्विड ले लिया। और लिक्विड कैसे लिए? दोनों के दोनों कैसे हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। कैसे लिक्विड्स हैं? वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड से, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? आई होप आपको पता होगा। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब जो आसानी से वेपराइज हो सके, ठीक है ना। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से वेपराइज हो सके, कम टेम्परेचर पर ही जो लिक्विड यहाँ पर क्या हो जाते हैं? वेपराइज हो जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पर वोलेटाइल लिक्विड कहा जाता है। अब वोलेटाइल लिक्विड को मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये हमारे पास एक कंटेनर है,
इसमें दो लिक्विड्स भरे हुए हमने, लिक्विड और लिक्विड भी, ठीक है, दो लिक्विड भरे हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर दो लिक्विड हमने भरे हुए हैं। कितने लिक्विड भरे हुए हैं? यहाँ पर दो लिक्विड भरे हुए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, अब जो दोनों लिक्विड यहाँ पर भरे हुए हैं तो दोनों के वेपर होंगे यहाँ पर। इसके ऊपर क्या होगा? यहाँ पर दोनों के वेपर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर दोनों के वेपर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें इस लिक्विड में दो लिक्विड मिले हुए हैं, सॉल्यूशन में दो लिक्विड मिले हुए हैं, तो वेपर भी दोनों लिक्विड के बनेंगे। बात समझ में आ रही है? अब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होगा एक वेपर प्रेशर तो ए की वजह से होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर किसकी वजह से होगा? ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी प्रेशर होगा। यहाँ पर प्रेशर दोनों की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ए की वजह से जो वेपर प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा उसको कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। ए की वजह से जो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा, वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा, उसको कहेंगे मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ठीक है। और बी की वजह से जो देखने को मिलेगा उसको कहेंगे यहाँ पर ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी होगा, ठीक है ना। तो दो चीज़ें यहाँ पर हो गई, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ पर दोनों के दोनों वेपर प्रेशर हमने देख लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मुझे किसी कंपोनेंट, क्योंकि हमको पता है दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट, एक कंपोनेंट हमने ए मान लिया, एक कंपोनेंट हमने बी मान लिया। तो अब मुझे किसी कंपोनेंट के लिए देखना है कि किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा। तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा यहाँ इस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर किसी कंपोनेंट का, जैसे मैंने कंपोनेंट ए ले लिया, कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, उसका जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा यहाँ पर इस सॉल्यूशन में उसका जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा XA, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, हमको पता है। तो यहाँ पर इसका पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। इसी तरीके से ये कंपोनेंट ए के लिए था। अगर मैं कंपोनेंट बी की बात करता हूँ, कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके मोल फ्रैक्शन का। किसमें? उसका जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। आई होप इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर यहाँ पर क्या होता है? तो PA = एक कॉन्स्टेंट जुड़ता है, ठीक है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर आता है? वो आता है P0A के बराबर। अब ये P0A क्या है? तो P0A यहाँ पर क्या होता है? अगर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पर क्या था, अगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ A प्रेजेंट था, कंपोनेंट A प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पर अगर कंपोनेंट A प्रेजेंट था तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो यहाँ पर वेपर प्रेशर प्रेजेंट होगा, उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर रहेगा, इस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जब कंपोनेंट हमारे पास लिक्विड ए था, लिक्विड ए है हमारे पास, लिक्विड ए का जो यहाँ पर अकेले जब वो था उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म जब उसकी थी तो उस टाइम उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम P0A से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो अब मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका? किसी कंपोनेंट का, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है प्रोडक्ट के। किसके? प्रोडक्ट के। उसके पार्शियल वेपर, उसके वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और यहाँ पर किसके साथ? प्रोडक्ट के, जो उसका मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये ए के लिए था। अगर मैं बी की बात करता हूँ यहाँ पर तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास P0B इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यही हमारे पर राउल्ट लॉ कहता है। राउल्ट लॉ कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन का, जो उसका मोल फ्रैक्शन कहाँ प्रेजेंट रहता है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो उसकी जगह एक कांस्टेंट जुड़ेगा, जो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? वो कांस्टेंट बराबर होता है उसके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर के, प्योर फॉर्म में उसके वेपर प्रेशर के बराबर होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे किस तरीके से करते हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक लॉ आता है किसका? डाल्टन्स का। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का लॉ आता है, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ आता है। वो क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा यहाँ पर, ठीक है, पीटी, यहाँ पर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा टोटल वेपर प्रेशर इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो वो टोटल वेपर प्रेशर जो होता है, डाल्टन ने कहा था कि वो टोटल वेपर प्रेशर होता है
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी के सम के बराबर। यहाँ पर दो ही कंपोनेंट थे तो हमने दो का ही सम किया है। अगर तीन कंपोनेंट रहते तो तीनों के पार्शियल प्रेशर ऐड हो जाते तो हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर यहाँ पर टोटल प्रेशर निकल कर आ जाता। ठीक है ना, आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। तो डाल्टन का ये पार्शियल प्रेशर का लॉ है। ये क्या कहता है, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वहाँ पर सॉल्यूशन का जो भी है, ठीक है, वो बराबर होता है किसके, सम के बराबर होता है। किनके, जो उसके कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर के, उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जो P टोटल है हमारे पास वो आ गया PA प्लस PB के, और PA और PB की वैल्यू हमें पता है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B दोनों की वैल्यू हमको पता है, P नॉट A XA P नॉट B XB। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, P नॉट A XA और P नॉट B XB। तो यहाँ से हमारे पास P टोटल की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मेरे को यहाँ पर सिर्फ क्या दिया रहे, मुझे सिर्फ यहाँ पर पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया रहेगा, किसी एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमको पता है कि यहाँ पर दो कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट जो हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा उनका सम एक होगा। उनका सम क्या होगा, एक होगा। यहाँ पर उनका सम एक हो गया हमारे पास, हमको पता था, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, जितने अगर हम टोटल जितने कंपोनेंट थे उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, या एक्स ए की वैल्यू निकाल लो, किसी एक कंपोनेंट के लिए निकाल लो। एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो अब इस एक्स ए की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ, तो एक्स ए की जगह क्या रख दो, 1 माइनस एक्स बी रख दो, तो 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा। फिर पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए और माइनस एक्स बी पी नॉट बी, एक्स बी पी नॉट बी, और प्लस में यहाँ पर है ही हमारे पास एक्स बी और पी नॉट बी, ये हमारे पास है। अब क्या करो, यहाँ पर से कॉमन ले लो एक्स बी कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास पी नॉट ए तो यहाँ पर बचा हुआ ही है। अब प्लस वाले को पहले ले लो, पहले आ जाएगा हमारे पास पी नॉट बी, उसमें से माइनस कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी नॉट बी आ गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या है, रुको, ये पी नॉट ए है। ठीक है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमको क्या दिया रहेगा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया रहेगा सिर्फ, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हमको क्या दिया रहेगा, यहाँ पर प्योर फॉर्म में यहाँ पर वेपर प्रेशर दिया रहेगा, किसका, कंपोनेंट ए का, प्योर फॉर्म में कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर दिया रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया रहेगा। तो हम यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर का जो किस रिलेशन होता है किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ, वो आपने देख लिया है। राउड लॉ इस चीज़ को यहाँ पर इस्टेब्लिश करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है। अभी तो हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। ठीक है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। अब मोल फ्रैक्शन कहाँ पर था, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कहाँ था, यहाँ पर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हमने मोल फ्रैक्शन देखा था, लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन यहाँ पर किस में, हमको जो उसका मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, कंपोजिशन बताता है। तो कंपोजिशन अभी हमने लिक्विड का कंपोजिशन देखा था कि वहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है। अगर मुझे देखना है कि जो हमारे पास वेपर है, जो हमारे पास वेपर होते हैं, ठीक है, हमारे पास वेपर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास वेपर्स हैं। इन वेपर्स में यहाँ पर हम कंपोजिशन देखें कि किसके वेपर्स ज़्यादा हैं, किसके वेपर्स कम हैं। यानी कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। तो यहाँ पर किस तरीके से हम उसको देखेंगे, तो उसके लिए क्या रिलेशन हमारे पास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो किसी का कोई भी हमारे पास क्या था, कंपोनेंट था, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट का, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो पी टोटल, जो पी टोटल होता है हमारे पास, यानी कि पूरा टोटल वेपर प्रेशर होता है उसके और किसके प्रोडक्ट के बराबर, यहाँ पर जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है उसका मोल फ्रैक्शन है। कहाँ पर उसका मोल फ्रैक्शन है, वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी कंपोनेंट का,
किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर प्रोडक्ट के बराबर होता है उसके किसके साथ, पी टोटल के प्रोडक्ट, पी टोटल का प्रोडक्ट किसके साथ, उसका जो वेपर फेज में क्या है मोल फ्रैक्शन है, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर उसका पार्शियल वेपर प्रेशर का वैल्यू निकल कर आता है। ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पी बी बराबर हो सकता है मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन है बी का वेपर फेज में, और यहाँ पर पी टोटल से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो पी टोटल सबको पता है जो यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास पी टोटल है। अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट बी का उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ पी टोटल को, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, सेम तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास वाई ए और वाई बी है ये क्या है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में वाई ए, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। ठीक है, अभी जो पिछला वाला फॉर्मूला था वहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन था वो कहाँ पर था, सॉल्यूशन में, लिक्विड में, सॉल्यूशन में वहाँ पर मोल फ्रैक्शन था। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किस में है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है। ठीक है ना, ये चीज़ कंफ्यूज मत करना, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन हमको निकालने के लिए बोले कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको पी टोटल पता होना चाहिए, आपको वेपर प्रेशर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो पता होना चाहिए, तो आप यहाँ से उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन हमको कंपोजिशन बताता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, कंपोजिशन बताता है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो राउल्ट का लॉ है वो अगर हम देखें किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए देखें। राउल्ट का लॉ जो देखें हम किसके लिए देखने वाले हैं, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए देखने वाले हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब जो क्या ना हो, आसानी से वेपराइज नहीं होता है, जो वेपराइज नहीं होता है आसानी से उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पर कहेंगे हम। तो यहाँ पर ये जो हम पढ़ने वाले हैं, वैसे हमको ये वाला जो टॉपिक है ये आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी देखने को मिलता है। ये वाला टॉपिक आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद कुछ टॉपिक्स हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, उसमें इस टॉपिक को हमने डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, अभी इसका थोड़ा एक ब्रीफ सा आइडिया ले लेते हैं। तो बात कर लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, यहाँ पर राउल्ट लॉ किस तरीके से देखते हैं हम। तो फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है किसी सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट था हमारे पास, ठीक है, ये सॉल्वेंट था, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होगा, यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। क्या होता है, वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ हो रही है। अभी मेरे पास, चलो मैं मान लेता हूँ ये सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सॉल्वेंट है, अभी इसका वेपर प्रेशर है, तो यहाँ अभी ये प्योर फॉर्म में, इसके साथ कोई और मिक्स नहीं है, तो अभी इसका जो वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पी नॉट ए इसका वेपर प्रेशर है। बात समझ में आ रही है, अभी इसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मैंने ऐड करा तो यहाँ पर अब ये बन चुका है हमारे पास सॉल्यूशन, ये बन गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब नॉन वोलेटाइल ऐड जब हमने सॉल्यूट ऐड करा तो सॉल्यूशन बन गया। अब इसका जो वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा हमारे पास पी ए। तो सॉल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर किसके वेपर रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ वेपर रहेंगे ए के ही। बात समझ में आ रही है, ए के ही वेपर रहेंगे, बट अब क्या रहेंगे, वो वेपर कम रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है हमने, तो इसका वेपर प्रेशर जो है कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ पी नॉट ए मेरे पास जो प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर था और सॉल्यूशन में इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर पी नॉट ए पहले ज़्यादा रहा होगा क्योंकि यहाँ पर कोई सॉल्यूट ऐड नहीं था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं था, तो पी नॉट ए यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा रहेगी। फिर पी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। और अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ पी ए को पी नॉट ए में से, तो मेरे पास निकल कर आता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग क्यों हो रही है, तो ये लोअरिंग किसकी वजह से हो रही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से। ठीक है, तो ये लोअरिंग पी नॉट ए माइनस पी ए को कहा जाता है लोअरिंग। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं यहाँ पर किससे, प्योर जो हम प्योर फॉर्म था सॉल्वेंट का उसके वेपर प्रेशर से, तो यहाँ पर जो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी निकल कर आती है, इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, ये जो हमने ऐड करा है इसमें सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है हमारे पास, किसका मोल फ्रैक्शन है, जितना हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा हुआ है, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के
मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जब हम क्या करते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट कैसा था हमारे पास? वोलेटाइल सॉल्वेंट था, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, तो उस सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़नी हमको, जैसे आइडियल सॉल्यूशन हो गया। आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा, कैसे डिफाइन करेंगे इनको? तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो क्या होते हैं यहाँ पर राउल्ट लॉ को यहाँ पर ओबे करते हैं। राउल्ट लॉ को फॉलो करने वाले जो भी सॉल्यूशन होंगे उनको कहेंगे हम ये कैसे सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। और आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन मतलब राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। राउल्ट लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? जो उनका वेपर प्रेशर रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा यहाँ पर? उसके मोल फ्रैक्शन को। किसी कंपोनेंट का जो यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर है उसके लिए भी सेम हो जाएगा। कर लेंगे उसको, अभी हमने जो राउल्ट लॉ पढ़ा था इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमको पता है कि कंपोनेंट ए है हमारे पास, कंपोनेंट बी है, ठीक है। कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, यानी कि हमारे पास लिक्विड ए लिक्विड है हमारे पास और यहाँ पर बी लिक्विड है हमारे पास। तो इस ए लिक्विड में कौन कौन से इंटरेक्शन होंगे? ये ए के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरेक्शन किन के बीच में? ए के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ए के, ठीक है। तो एक ए का मॉलिक्यूल किसी दूसरे ए के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा कोई यहाँ पर मॉलिक्यूल मौजूद ही नहीं है, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करता हूँ बी वाले जो बी वाला लिक्विड है मेरे पास, वहाँ पर बी इंटरेक्शन मौजूद होंगे। वहाँ पर बी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन मौजूद होगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा हमारे पास? सॉल्यूशन में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा ए का इंटरेक्शन बी के साथ। सॉल्यूशन में हमको ए का इंटरेक्शन किसके साथ देखने को मिलेगा? बी के मॉलिक्यूल के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अगर इस जो यहाँ पर ए और ए के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, अगर उसका एक्सटेंट जो बी और बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसके एक्सटेंट और जो ये ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं, अगर वो सब इंटरेक्शंस बराबर हैं, यानी कि यहाँ पर ना तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ए और ए के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बी और बी के बीच में हो, और उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो नए बॉन्ड बन रहे हैं ए और बी के बीच में, बॉन्ड मतलब इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड की बात नहीं चल रही है, इंटरेक्शन की बात चल रही है। तो ये जो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहे हैं, अगर तीनों में बराबर इंटरेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्या है? ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। हम क्या कहेंगे कि ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि इन इंटरेक्शन के कारण ना तो उसके जो यहाँ पर रिएक्शन, ये जो इंटरेक्शन हो रहे हैं उसमें ना तो यहाँ पर एंथैल्पी का चेंज होगा, जब मिक्स करेंगे हम ए और बी को तो वहाँ पर ना तो एंथैल्पी का चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब एंथैल्पी का चेंज नहीं होगा तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पर कहने वाले हैं। तो इसकी वजह से ना तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर मिक्सिंग की वजह से ना तो उसमें वॉल्यूम में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर इंटरेक्शन की ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में और ए और बी के बीच में, वो सब बराबर हैं, वो सब क्या हैं? बराबर हैं। इसकी वजह से ना तो उसका वॉल्यूम यहाँ पर चेंज होता है, ना ही उसमें यहाँ पर उसके मिक्सिंग के दौरान ना उसके एंथैल्पी में चेंज आता है, या एनर्जी वगैरह जो होती है ना रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर एंथैल्पी का चेंज कहते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज भी यहाँ पर जीरो रहती है, डेल्टा मिक्सिंग वी, यानी कि वॉल्यूम का चेंज भी, मिक्सिंग के दौरान जो वॉल्यूम का चेंज है वो भी जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेक्शन ए और ए के बीच में है, बी और बी के बीच में है, वो ए और बी के बराबर इंटरेक्शन होते हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। और हम आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जो राउल्ट लॉ को यहाँ पर फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो हमारे पास एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का यहाँ पर जो मिक्सचर होता है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो मिक्सचर होता है वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ये कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। ऐसा ही इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये भी राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन एंड टोल्यूइन का मिक्सर ले लेते हैं तो ये भी राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। और क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ये भी यहाँ पर जब मिक्स होते हैं तो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, और इसीलिए ये भी क्या है? आइडियल सॉल्यूशंस यहाँ पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेंगे, उनको यहाँ पर क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो जैसा राउल्ट लॉ को फॉलो करने वाला था ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी डज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एंड एक्स बी कर लेना इसको,
ठीक है, एक्स भी हो जाएगा। सेम चीज़ है यहाँ पर अगर हम देखें अब क्या होगा, अब वहाँ पर तो सारे इंटरेक्शन सेम थे, यहाँ पर सारे इंटरेक्शन सेम नहीं होंगे। ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन थे वो बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन थे वो बराबर नहीं होने वाले, किसके, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होंगे। अब इंटरेक्शन यहाँ पर बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी जो प्रोसेस उसके दौरान, या फिर कुछ एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो यहाँ पर जीरो नहीं आएगी, ठीक है। अब ये जब जीरो नहीं आएगी तो सेम चीज़ यहाँ पर वॉल्यूम के साथ भी होगा, इंटरेक्शन सेम नहीं रहेंगे तो वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वॉल्यूम में चेंज जो रहेगा वो जीरो के बराबर नहीं रहने वाला। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट लॉ को यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे वाटर एंड इथेनॉल का मिक्सचर जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का जो मिक्सचर होता है ये भी यहाँ पर राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का जो मिक्सचर होता है ये भी यहाँ पर राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो आज के लिए यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे ख़त्म करते हैं। कल हम यहाँ पर जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कौन से सॉल्यूशन होते हैं जो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही आगे हमको पढ़ना है कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन शो करते हैं, जो यहाँ पर निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, राउल्ट लॉ से। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, वो भी हमको यहाँ पर पढ़ना है, तो वो कल वाले लेक्चर में यहाँ पर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।